नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अनलॉक की नई गाइडलाइन की खबर से। मध्य प्रदेश में बुधवार से शॉपिंग मॉल, जिम भी खुल जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। भोपाल में मध्य प्रदेश में अनलॉक की नई गाइडलाइन, सभी दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगी। शॉपिंग मॉल और जिम भी खुलेंगे। जिम और फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50% कैपेसिटी के साथ। सिनेमाघर, थिएटर, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। तो ये अनलॉक 2 कह सकते हैं आप, या नई गाइडलाइन कह सकते हैं। खेलकूद के लिए स्टेडियम भी खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। तो मध्य प्रदेश में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। रेस्टोरेंट और क्लब 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक। होटल और लॉज ये अपनी पूरी क्षमता से। दोनों पक्षों को मिलाकर शादी विवाह समारोह में 50 लोग। 10 लोगों को अंतिम संस्कार में अनुमति। और रात्रि कर्फ्यू पहले की तरह मौजूद रहेगा। मध्य प्रदेश में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी हो गई। अब राम के नाम पर हो रही सियासत की बात। आखिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस राम के नाम का जाप क्यों कर रही है? कहा हनुमान जी को ज्ञापन भी दे दिया गया। आखिर राम मंदिर जमीन खरीद में सच क्या है? ये पूरा मामला किस तरह से कैसे आगे बढ़ा है, देख लीजिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर जमीन घोटाले का सच क्या? ट्रस्ट पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप से उठे सवाल। सियासत को चंदे से गड़बड़ी का अंदेशा। एमपीसीजी में कांग्रेस को मिला मौका। जबलपुर में पूर्व मंत्री तरुण भनोत हनुमान जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। भनोत ने राम मंदिर निर्माण के चंदे की रक्षा की गुहार लगाई है। सोचिए, अयोध्या का जमीन खरीद विवाद कहां तक पहुंच गया है। और कांग्रेस के ये ट्वीट भी बीजेपी के लिए किसी तीर की तरह ही हैं। आरोप है कि 2 करोड़ की जमीन ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। वैसे कथित घोटाले को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सपा के वरिष्ठ नेता तेज नारायण पांडे ने पहले जोर शोर से उठाया, लेकिन अब यही कांग्रेस की भी आवाज बनती दिख रही है। खासकर राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में तो इस पर और भी संग्राम मचा हुआ है। भगवान राम को छत्तीसगढ़ का भांजा मानने वाले लोगों के विश्वास को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के इस घोटाले से धक्का लगा है, ठेस पहुंची है। हम छत्तीसगढ़ में चंदा इकट्ठा करने वाले भाजपा और संघ के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि वे जवाब दें कि यह घोटाला हुआ है और किन किन मामलों में इन लोगों ने घोटाला किया। राम मंदिर में जिन लोगों ने कोई योगदान नहीं दिया, उन लोगों को इस प्रकार के मुद्दे उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए बहुत लोग हैं। अगर वहां पर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के बड़े भाई एमपी में भी राम के बहाने कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। तरुण भनोत ज्ञापन लेकर हनुमान जी के पास पहुंच गए तो एमपी कांग्रेस और दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट भी सियासत को गरमाए हुए है। हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाओं में कोई कमी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, हमारे जितने आस्था के केंद्र हैं, हिंदुओं की जितनी आस्था के केंद्र हैं, वो सबको विवाद के अंदर रखना चाहते हैं। आप जिन दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं, उन्हीं दिग्विजय सिंह ने तारीख पर भी सवाल उठाए थे, आपको ध्यान होगा कि ये तारीख नहीं है और ये मुहूर्त नहीं है। हर विषय को विवादास्पद बना के हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आज उनने राम मंदिर पे कह रहे हो आप, और परसों उन्होंने कश्मीर पे उठाया ही था, कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर उठाया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के धर्म से साथ ही छेड़छाड़ हो रही है। उसका जवाब टेस्ट देगा और सूरज पर थूकने जैसा साबित होगा। जिस तरह के उत्तर प्रदेश में जमीन ढूंढ रहे लोगों ने घृणित आरोप मढ़े हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए अधिकृत। वैसे इस मसले पर ट्रस्ट की सफाई भी सामने आई है, जिसमें जमीन खरीद के बारे में सभी जानकारी दी गई और समझाया गया कि कैसे दाम अलग अलग हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जमीन खरीद को लेकर कुछ फैक्ट जारी किए हैं।
इनमें दावा किया गया है कि जो जमीन ली गई है वो प्राइम लोकेशन पर है, इसलिए उसके दाम ज्यादा हैं। भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। जिस 3 एकड़ की जमीन को लेकर कथित घोटाले का आरोप लगा है, उसे 2011 में समाजवादी पार्टी के नेता सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा था। सुल्तान ने ही इसे राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेचा है। ये भी पता चला है कि ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से सुल्तान के काफी अच्छे रिश्ते हैं। अब इसका भी तो कुछ मतलब होगा ही। फिलहाल लोगों पर ही छोड़ देते हैं कि वो इसका क्या मतलब निकालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। अब सियासत में किसी बात का कोई मतलब ना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या आने वाले दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया की इमेज और बड़ी हो सकती है? क्योंकि केंद्र में उनकी भूमिकाओं को लेकर तरह तरह के कयास हैं। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। फिर उनके पास एक मौका होगा कि देश में वो बीजेपी के युवा चेहरे का प्रतिनिधित्व करें। जानकार भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सिंधिया की और बिग होगी इमेज, सेंटर में पावर से बढ़ेगा क्रेज, केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार जल्द, रेल मंत्रालय मिलने की अटकल। सिंधिया 3 दिवसीय दौरे पर प्रदेश आए तो बीजेपी में बदलाव भी दिखे। सिंधिया समर्थक को बीजेपी कार्यकारिणी में जगह मिली। कयास ये भी लगे कि सीएम से मुलाकात कर निगम मंडलों में नियुक्तियों पर बात भी हुई है। इन सब के बीच दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी गरमाई। सिंधिया को मंत्रिमंडल में कोई अहम विभाग देने की चर्चा जोर पकड़ने लगी, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया भी रेल जैसे भारी भरकम महकमे की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो शायद लंबे समय से अपने पुनर्वास की बाट जो रहे सिंधिया को भी ये अपेक्षा हो। देखिए, मैं अपने आप को कुछ महत्वपूर्ण समझता नहीं हूँ। व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण होता है और होना चाहिए जितना व्यक्ति लोगों के दिल के गहराइयों में उतर पाए। राजनीति में मुझे अवसर प्रदान किया है मेरी क्षेत्र की जनता ने। 17 साल मुझे सेवा का एक मौका दिया है सांसद के रूप में। आज नरेंद्र मोदी जी ने और नड्डा साहब ने राज्यसभा में मुझे एक मौका दिया है। एक तरीके से उस वाहन का इस्तेमाल करना लोगों की सेवा करने के लिए, ये हम लोगों का दायित्व होना चाहिए। लेकिन जानकार सिंधिया की मुलाकातों पर विश्लेषण कर बता रहे हैं कि शायद वो पावर और इमेज को और बढ़ाना चाहते हैं। चाहे वो जयभान सिंह पवैया से मुलाकात हो या फिर बुंदेलखंड के 2 बड़े नेता गोपाल भार्गव और भूपेंद्र से मुलाकात करना हो, सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी में किसी गुट विशेष के नेता बनकर भी नहीं रहना चाहते। वो सर्वस्पर्शीय नेता के तौर पर ही राजनीति करना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि उनकी दादी किसी गुटबाजी में नहीं होती थी। उनके लिए मालवा, बुंदेलखंड या ग्वालियर, चंबल रीजन कोई भी हो तो वो सारे क्षेत्र समान तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं। सिंधिया के बीजेपी में आए करीब 15 महीने हो चुके हैं। वो अपने काम से मनमोहन कैबिनेट में एक्टिव मंत्री की छवि बना चुके हैं। खबरें हैं कि बीजेपी का फोकस अब पार्टी में यूथ लीडरशिप को आगे बढ़ाने पर है। इसे ध्यान में रखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश कोटे से ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उड़ीसा के वैजयंत पांडा समेत कई युवा चेहरों को मौका मिल सकता है। इसके संकेत एमपी से लेकर दिल्ली तक मिल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय सत्ता में राज्य का दबदबा और बढ़ जाएगा। सिंधिया भी पावर सेंटर बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। निगाह रखिए और माना जा रहा है कि 20 जून के बाद कभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है।
तो देखते हैं मध्य प्रदेश से सिंधिया जी को क्या मिलता है और क्या मध्य प्रदेश का दबदबा सिंधिया जी के साथ और बढ़ता है, यानी कोई और भी सदस्य मध्य प्रदेश से होता है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से अभी जो प्रतिनिधित्व है, अपेक्षा यही थी कि उसमें बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का आधा समय पूरा हो गया है। ऐसे में कांग्रेस ने मिशन छत्तीसगढ़ के लिए अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है, जिसमें प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बहुत जोर शोर से शुरू हुआ है। कांग्रेस का मिशन 2023। कांग्रेस करेगी बूथ मैनेजमेंट, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज करेगी तैयार, कांग्रेस करेगी योजनाओं का प्रचार। यह है कांग्रेस का मिशन 2023 फतेह का प्लान। पार्टी ने अपने कार्यकाल का आधा ही वक्त पूरा किया है, लेकिन अभी से कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी 3 स्तर पर काम करेगी। पहला, प्रदेश कांग्रेस बूथ कमेटियों का गठन करेगी। दूसरा, बूथ मैनेजमेंट के लिए हर बूथ के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। तीसरा, राज्य सरकार की योजनाओं और विकास के कामों को शहर शहर, गांव-गांव के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रदेश पदाधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम से कर दी गई है। ये पदाधिकारी बाद में संभाग, जिला और फिर बूथ स्तर के लोगों को ट्रेनिंग देंगे। संगठन को फिर से मजबूती देने का काम निचले स्तर पे, हर स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, जिला और ब्लॉक और उसके बाद बूथ लेवल पर मजबूती देने के लिए कार्यक्रम बनाया गया है, जिसकी तैयारी अभी चल रही है। और इसके माध्यम से शासन ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं जो शुरुआत की है, उसे जन जन तक पहुँचाने का भी काम करेगी। इधर बीजेपी इस तैयारी को गौर से देख रही है। बीजेपी जानती है कि कांग्रेस उसके मुकाबले प्रदेश में जनप्रतिनिधियों के मामले में मजबूत है, इसलिए सरकार की असफलताओं को लोगों तक पहुंचाने विपक्ष ने अभियान शुरू कर दिया है। बीजेपी ये भी उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस से जनता का मोह भंग होने का फायदा उसे मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ी है और आज हम इस 2.5 साल की सरकार के जो कारनामे हैं उसको उजागर करने के लिए है। हम हर घर के अंदर में जा रहे हैं, हैंडबिल दे रहे हैं और जनता के विश्वास को पुनः अर्जित करने के लिए हमारा कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में मास्टर ट्रेनर, प्रवक्ता और प्रदेश पदाधिकारी कार्यकर्ताओं और नेताओं को मंत्र देंगे। इन कार्यक्रमों में विपक्ष के दुष्प्रचार को रोकने के गुर भी सिखाए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस अपने इस प्लान के जरिए अपनी रणनीति में कितनी सफल होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ग्रामीण इन दिनों घर की जगह जेल में रहने को मजबूर हैं। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हाथियों का आतंक वहां ग्रामीणों पर बुरी तरह से उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग पर काबिज है। लोगों को घर से ज़्यादा ये जेल सुरक्षित लगता है, क्योंकि हाथियों का आतंक वहां कुछ इस तरह से है कि लोग बहुत खौफजदा हैं, परेशान हैं, और इसीलिए उन्होंने इन जेलों में अपने को कैद कर लिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गांव में हाथियों का आतंक, गजराज से ग्रामीण तंग, जेल को बनाया घर, ग्रामीणों में गजराज का डर। जेल में बंद इन ग्रामीणों को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किसी जुर्म की सजा काट रहे हैं, तो ठहरिए जनाब, ये लोग कोई अपराधी नहीं, ये तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ आए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इनकी दहशत के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि हाथियों का झुंड है। और हाथियों के डर से इन ग्रामीणों ने जेल को ही अपना अस्थायी घर बना लिया है। कांकेर के पिचकेट्टा गांव में इन दिनों हाथियों का एक झुंड डेरा जमाए हुए है। नतीजतन ग्रामीण डरे हुए हैं। हाथियों के आतंक से बचने के लिए 300 ग्रामीणों ने जेल में शरण ली है। ग्रामीणों में खौफ इस कदर हावी है कि जब महिलाएं, बच्चे यहाँ सोते हैं तो पुरुष पहरा देते हैं। गांव वालों को सुरक्षित रखने के लिए नए जेल बन रहे हैं। ये हाल सिर्फ कांकेर का ही नहीं, सरगुजा, महासमुंद, जशपुर, ये वो गांव है जहां हाथियों के आतंक की खबर आती रहती है। प्रदेश भर में हाथियों के उत्पात के चलते सैकड़ों ग्रामीणों की मौत हुई है। वैसे तो हाथी शांत स्वभाव का वन्य जीव है, लेकिन महुआ की खुशबू और खाने की तलाश में हाथियों का झुंड
अक्सर ग्रामीण इलाकों में चला आता है। का बार यही हाथी कुदाई बाबू ओकर कारण ना घर दुआर तोड़ थे तो हम डर होई से हम जात हन छोटे बच्चा मला धर के जात हन। सब व्यवस्था है वहाँ। ओ अब्बड़ जन बाबू 150 जन होही ज्यादा होही। हां हां तो वो तो फारिस घाट में ना होते गाड़ी में वही मन व्यवस्था करते हैं वहाँ। आप मन खाना कैसे करते हो? मतलब 4 बजे यहाँ घर में। अच्छा ओकर बाद फिर सोए जाते हो? सोए जाते। तो सब व्यवस्था है वहाँ? सब व्यवस्था। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। और कौन बोले है वहाँ सोए बार? वो हाँ बोले है एमन। प्रदेश में हाथियों का मुद्दा शुरू से ही बेहद संवेदनशील रहा है। सरकार ने हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को बचाने और हाथियों के संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इन योजनाओं पर लाखों रुपए खर्च भी किए। फिर चाहे बात दशकों पुराने कॉरिडोर लेमरू वन क्षेत्र में अभ्यारण्य की स्थापना की हो या फिर बादल खोल अभ्यारण्य के साथ सरगुजा और सिमरसोत अभ्यारण्य की, लेकिन ये योजनाएं उतना प्रभाव नहीं छोड़ सकी जितनी उम्मीद की गई थी। अनुप्रतापपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में एक हाथियों का बड़ा दल है जो आया हुआ है, विचरण कर रहा है और इस दल में कम से कम 30 हाथी के आसपास बताए जा रहे हैं। कुछ बच्चे भी हैं उनके और ये वहाँ के लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है और दल चूँकि बहुत बड़ा है इसलिए इन्हें खदेड़ा भी नहीं जा सकता। तो अभी वर्तमान में जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो यही है कि उसके मूवमेंट को कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, दल कहाँ रुक रहे हैं, उसको फॉलो करना है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है। इसी के तारतम्य में अभी वर्तमान में वहाँ पे जो एक जेल भवन का जो निर्माण भी हो रहा है वो पक्का भवन है, इसलिए वहाँ पे लोगों को शिफ्ट भी किया गया है क्योंकि कच्चे घर में हाथियों का डर जो है वो बना रहेगा। इसीलिए वहाँ पे जो पक्का निवास है, बड़ा स्थल है, वो जेल का है और वहाँ पे लोगों को शिफ्ट किया गया है। हाथियों की समस्या को सुलझाने की कई बार कोशिश हो चुकी है, लेकिन ये बहुत कारगर साबित नहीं हुई। महासमुंद जिले में कर्नाटक से प्रशिक्षित हाथी कुमकी को लाया गया था। योजना थी कि जंगली हाथियों को पकड़ा जाए, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पाई। बाद में प्रशिक्षित हाथी कुमकी को अंबिकापुर शिफ्ट कर दिया गया। सवाल ये है कि आखिर हाथियों के आतंक का हाल क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आप कल्पना कर सकते हैं कि 30 हाथियों का दल जब निकलेगा तो क्या प्रतिक्रिया लोगों की होगी। उम्मीद करें कि जल्दी से जल्दी ये अपने स्वाभाविक वन क्षेत्रों की तरफ लौटें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बॉलीवुड की नामचीन अदाकारा नीना गुप्ता एक बार फिर सुर्खियों में छाई हुई हैं। दरअसल नीना गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये दरअसल उनका एक इंटरव्यू है। इस वीडियो में नीना एक्ट्रेस करीना कपूर खान के साथ वर्चुअली बातचीत करते हुए देखी गई हैं। एक तरह से ये उनका इंटरव्यू है। इस बातचीत में नीना ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलासा करते हुए कहा है कि उनकी जिस शख्स से शादी होने वाली थी उसने आखिरी वक्त पर शादी से मना कर दिया। इसके अलावा नीना ने करीना के साथ अपने अकेलेपन पर भी खुलकर चर्चा की है। दरअसल नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो इसे करीना कपूर खान ने वर्चुअली एक तरह से लॉन्च किया है। इस किताब को लिखने में नीना गुप्ता को काफ़ी लंबा समय लगा है। हालांकि करीना ने इसे इंस्टाग्राम के ज़रिए लॉन्च किया है। वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स और नीना ने कभी अपने अफेयर को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि इस कपल का सिर्फ अफेयर ही रह गया, उनकी शादी नहीं हुई। हालांकि वो बिन शादी के माँ भी बनी और उनकी एक बेटी भी है, मसाबा। Yeah. In fact, while I was writing the book, I realized that I have been alone most of my younger years, my prime years. I have been without a lover or a husband. I realized it while writing this book. Right. Because I came here, then chut-put affairs, and then nothing really materialized. So basically, I was all alone most of the time. Even with Vivian was living very far away and he had his own life. So we met very seldom, So, good girl. People say that I live my life on my own terms. Okay. Actually, I never did.
what I did, whatever God gave me, or wherever I went wrong, I accepted it and moved forward. I wanted to have a normal husband, normal, children from the husband who's living with me, my in-laws, da. The lawyers said that I have to change the names. Then some names I didn't want to mention because their children and grandchildren are there. And I don't think they would like to read anything bad about. नीना गुप्ता बेहिचक एक साहसी महिला हैं और भारत जहां कई कंजर्वेटिव खिड़कियां हमेशा खुली रहती हैं, वहां ऐसी महिला के लिए अपने फैसलों के साथ खड़े रहना आसान नहीं है, लेकिन वो खड़ी रहीं और जैसा उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र भी किया है। सलाम है नीना आपको कि आपने बिना विचलित हुए अपने जीवन को जैसा आप सोचती रहीं आप आगे बढ़ी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए संघर्ष को 1 साल हो गया है। गलवान की हिंसक झड़प में हमारे कई जवान शहीद हुए थे। चीनी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद भारत की तैयारी देख चीन ने अपने कदम पीछे खींच लिए। गलवान की घटना को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर भारतीय सेना ने गलवान के पराक्रम और शहादत को याद किया है। वैसे आपको ये भी बता दें कि गलवान झड़प के बाद एक सर्वे में पता चला है कि 43% 43% भारतीय नागरिकों ने पिछले 1 साल में कोई चीनी उत्पाद नहीं खरीदा है। चलिए देखते हैं भारतीय सेना का ये वीडियो जो गलवान के बलवानों की याद में जारी किया गया है। अब तैनात हजारों आके सरहद पर हरदम देश की करते हैं हिफाजत, मरते दम तक हम, मरते दम तक हम, मरते दम तक हम। आएंगी जब जब आंधियां, हम हैं बस तैयार। कंधे से मिला जब कंधा, हर मुश्किल हो पार। हिंदुस्तान की शेर बहादुर फौलादी अभिमानी, भूलेंगे हम कभी न उसकी वो अमर कुर्बानी, वो अमर कुर्बानी, वो अमर कुर्बानी। वो है तो चाहे करगिल हो या फिर बलवान घाटी हो, भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम ये अनइंटरप्टेड जारी रहता है और यही न सिर्फ हमारी ताकत है बल्कि हमारे सैनिकों की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है कि जो भारत की तरफ नज़र उठाएगा उसकी नज़र ही नहीं झुकेगी बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी हम ऐसी झुका देंगे कि वो कभी भारत के सामने तरीके से खड़ा नहीं हो पाएगा। फ़िलहाल वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर इसी वक्त इसी समय इसी फोरम पर फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।